बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो भी हैं, जिन्हें 12th में रेनबो पार्ट 2 जो पुस्तक है उसका संपूर्ण लेसन अगर चाहिए तो इस चैनल पर मिलेगा। संतोष इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, रेनबो पार्ट 2 में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है पहला, इसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये पहला चैप्टर आपका है। इसका हिंदी है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को तो आप लोग जानते ही होंगे। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। उनका जन्म 1869 में और मृत्यु 1948 में हुई। इन्होंने तकरीबन 79 ईयर्स बचे। 1869 1948 में अगर लिया जाए तो 79 ईयर्स से लगभग बचे, है ना। लंबी आयु जीते, परंतु उनकी आयु उन्हें मार डाला। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वे जाने जाते हैं, मतलब प्रसिद्धि तौर पर वो जाने जाते हैं बापू के नाम से या राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। मोहनदास करमचंद गांधी एक राजनेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक नेता और राजनेता में फर्क है। आध्यात्मिक नेता का मतलब एक दैवीय शक्ति प्राप्त व्यक्ति जो समाज के हित के लिए ही सारा काम करे, नेतृत्व करे, वैसे व्यक्ति को स्पिरिचुअल कहा जाता है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। वे गांधी जी सफलतापूर्वक प्रयोग किए सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के तौर पर अंग्रेज शासन के खिलाफ भारत में, और उन्हें मदद मिली, यानी भारत को मदद मिली आजादी प्राप्त करने में। समझ सकते हैं कि गांधी जी के बारे में यहां है कि गांधी जी सत्य अहिंसा का जो उन्होंने मुख्य हथियार अपनाया, उससे अंग्रेजी सरकार को, है ना, विरुद्ध में उठाए और आजादी प्राप्त करने में, उन्हें भारतीय आजादी प्राप्त करने में सफलता मिली। अगला है फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटेड डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से लेकर 1948 तक, 1915 से लेकर 1948 तक उन्होंने कंप्लीटली पूरे संपूर्ण समर्पित कर दिए भारतीय पॉलिटिक्स में। डोमिनेटेड का मतलब समर्पित कर देना। तो 1915 से लेकर 1948 तक उन्होंने अपने आप को भारतीय राजनीति में समर्पित कर दिए, न्यौछावर कर दिए। ये आपका आगे चलते हैं तो आगे बढ़ा देता हूं मैं। देखिएगा आगे सवाल कहते हैं, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948। उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हुई, यानी वे मारे गए, उनकी मृत्यु हुई। एक फैनाटिक या कट्टर यानी धर्मांध व्यक्ति, कट्टर व्यक्ति के हाथों उनकी मौत हुई 30 जनवरी 1948 को। कट्टर मतलब होता है जो धर्मांध हो, जो व्यक्ति धर्म के अलावा कुछ समझ में नहीं आवे, जो अपने धर्म से कट्टर हो, उसे फैनाटिक कहा जाता है। आपको पता है नाथूराम गौडसे ने उन्हें मारा था। अब एक बात और गौर कीजिएगा कि उन्होंने नाम इसमें नहीं लिया गया है। क्या लिखने वाले को पता नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई, कौन मारा है? इसलिए कि जो मारने वाला का नाम देना
अच्छा नहीं है, जिससे प्रचार और कह सकते हम काफी उसका पॉजिटिव थॉट जाता है पब्लिक के सामने मैसेज, इसलिए नाम लिखना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं लिखा गया है। तो आपको पता है नाथुराम गॉडसे ने मारा था, कट्टर था। हिज ऑटोबायोग्राफी, देखिए ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा था, गांधी जी ने ऑटोबायोग्राफी लिखा था। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जो व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखे उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी का मतलब जो कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में लिखे उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, देखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसका हिंदी हुआ सत्य से मेरी खोज। सत्य से मेरी खोज एक किताब लिखा उन्होंने, जिस आत्मकथा के तौर पर, ये बहुत फेमस किताब है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत संख्या में, यानी बहुसंख्यक आर्टिकल्स लिखा, अनुच्छेद लिखा। दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया उस समय का जो भारत का समाचार पत्र चलता था, उसके लिए यंग इंडिया आया है। यंग इंडिया के लिए वे बहुत सारे आर्टिकल लिखा करते थे। एंड द स्पीचेज, और बहुत सारे भाषण भी दिए। दैट, जो है ना, ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, वो भाषण दिए, भिन्न भिन्न मौकों पर उन्होंने भाषण भी दिया। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। कहता है अगला जो है, अगला जो कहा जा रहा है, देखिएगा, कहा जा रहा है कि स्पीच भी दिए उन्होंने, भाषण भी दिए, अलग अलग अच्छे अच्छे मौकों पर भाषण दिया उन्होंने, विभिन्न प्रकार के भाषण और विभिन्न मौके पर। रिवील हिम, ये सारी चीजें, जैसे एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, आर्टिकल्स इनका जो लिखे यंग इंडिया के लिए, स्पीच जो भाषण दिए लोगों को, उससे पता चलता है कि न केवल वे, रिवील हिम, इन चीजों से पता चलता है न केवल वे एक असली विचारक थे, ओरिजिनल थिंकर मतलब असली विचारक थे, बल्कि एक महान चेस्ट, महान आत्मा थे। इनकी भाषण से, इनकी एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ऑटोबायोग्राफी से, इनके आर्टिकल से उनके बारे में न केवल असली विचारक पता चलता है, बल्कि एक पवित्र आत्मा थे, महान नायक थे वो। आइडिमेटिक इंग्लिश, और वे जो भाषण देते थे, उनकी भाषण में और आर्टिकल्स में अंग्रेजी जो इस्तेमाल करते थे, वो मुहावरेदार अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता था, यानी वे विद्वान भी थे। अगला आपके साथ पॉइंट है जो मैं शेयर कर रहा हूं, डाल रहा हूं, देखिएगा। आगे कहते हैं, इन द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, निम्नलिखित प्रसंग में, इस प्रसंग के माध्यम से, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो अध्याय है, उसके माध्यम से गांधी जी बताते हैं बारे में, किस चीज के बारे में भाई, तो द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के ठोस नींव के बारे में वे बातें करते हैं। ठोस नींव, फाउंडेशन मतलब नींव होता है, नींव तो समझते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको कहते हैं हम लोग है। जब घर बनाई जाती है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जो पिलर स्टार्टिंग होता है, उससे फाउंडेशन कहते हैं। साउंड फाउंडेशन मतलब मजबूत नींव, यानी भारतीय सभ्यता को जो मजबूत नींव के बारे में वो बातें करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, यानी भारतीय सभ्यता का जो नींव रखा गया वो सफलतापूर्वक खड़ा रहा, समय की दर समय, समय के अनुसार वो खड़ा रहा ये सभ्यता। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, और भी आगे कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता के पास जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, उसका प्रवृत्ति है टू प्रिविलेज करना, यानी उसकी जो विशेषताएं हैं, दौलत को बढ़ावा देना, जो मैच कैनॉट मैच, जो मैच नहीं कर सकता है भारतीय सभ्यता से, यानी पश्चिमी सभ्यता का जो प्रिविलेज है, उसकी प्रवृत्ति है मैटेरियल को, दौलत को पूजा करना।
जबकि भारतीय सभ्यता का जो है एलिवेशन है, भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है मानव जाति को एलिवेट करना, यानी दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। तो कहते हैं गांधी जी इस चैप्टर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में जो अंतर है उस अंतर को बताना चाहते हैं। तो चलिए, अभी तक तो लेखक के बारे में जानकारी हुआ जो कुछ था, लेकिन आगे हम बताते हैं, देखा जाए आगे क्या है। आगे है पहला पैरा में टच कर रहे हैं हम लोग। आई बिलीव दैट, गांधी जी बोलते हैं मैं मानता हूं कि, मेरा मानना है कि सिविलाइजेशन इंडिया, भारतीय सभ्यता जो हैज इवॉल्व्ड, इज नॉट, जो विकसित हुई है, नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, भारतीय सभ्यता जो विकसित हुई है वो संसार में हारा नहीं है, मात नहीं खाया है। गांधी जी का पहला पैरा का फर्स्ट सेंटेंस का हिंदी हुआ ये। गांधी जी का मानना है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, कोई तोड़ नहीं है इसका, कोई बराबरी नहीं कर सकता है हमारे पूर्वजों के द्वारा बीज बोया गया, जो सभ्यता का बीजारोपण हुआ है उसका कोई टक्कर नहीं दे सकता है। अगला लाइन, और रोम, यानी रोम सभ्यता की चर्चा हो रही है। रोम वेंट, रोम चला गया मतलब गाड़ी से नहीं गया, रोम जो गया उसकी सभ्यता गई, संस्कार गया, गांधी जी का कहना है। रोम गया, ग्रीक शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीक का भी वही हाल हुआ। रोम गया और ग्रीक का भी वही हाल हुआ। सेम फेट का मतलब वही किस्मत हुआ, जो रोम का था वही हाल ग्रीक का हुआ। द माइट ऑफ द फराओ वाज ब्रोकन, यानी फराओ की शक्ति भी बर्बाद हो गई, टूट गई। फराओ की शक्ति, फराओ आप समझते होंगे मिस्र के राजा को, मिस्र के रूरल को, प्राचीन मिस्र के शासक को फराओ कहा जाता है। तो याद कीजिएगा कि यहां बोला जा रहा है मिस्र, फराओ की शक्ति भी चकनाचूर हो गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान भी पूरी तरह से पश्चिमी हो गया। चलिए आगे, यानी पश्चिमी होना मतलब अपनी संस्कृति में, संस्कृति से खत्म हो जाना, क्योंकि उसकी संस्कृति कुछ और था और बदल चुका है वो, तो बदलना ही उसका विनाश है, ऐसा गांधी जी का मानना है। आगे कह रहे हैं चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। देखो गांधी जी बहुत पहले लिख दिए चीन के बारे में, और आज भी चीन का हाल बुरा है, चीन बदतमीज है और चीन बेकार है। तो गौर कीजिएगा, चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी सम हाउ और द अदर, देखिए फ्रेजेज है सम हाउ और द अदर, मतलब हर किसी न किसी तरह से भारत आज भी है साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव पर खड़ा है, स्थिर है, बरकरार है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और द रोम। आगे गांधी जी कहते हैं क्या कि यूरोप के लोग जो हैं अपना अध्याय, अपना पाठ सीखते हैं किससे भाई, तो ग्रीक और रोम के लोगों के से लिखी वस्तु से वो यूरोप के लोग सीखते हैं, यही है। अगला, रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, रोम जो खुद अपने सभ्यता को बचाने में कामयाब ना हो सका, वो खुद अपनी सभ्यता बचा ना सका, उस सभ्यता को यूरोप के निवासी सभ्यता सीख रहे हैं। बताइए, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, कहता है उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियन इमेजिन दैट, यूरोप के लोग यह मानते हैं, ये सोचते हैं, ये कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम, ये मानते हैं यूरोप वाले कि जो मिस्टेक ग्रीक और रोम जो गलती किया है उसको हम दोहराएंगे नहीं। सच इज दियर पिटिबल कंडीशन, ऐसा बुरा स्थिति यूरोपीय लोगों का है, ऐसा बुरा स्थिति। तो आपका वन पैरा क्लियर हो गया। दूसरा पैरा में चल रहा हूं, देखा जाए दूसरा पैरा क्या कहता है। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीचों बीच, इन सभी के मध्य में, इंडिया रिमेन्स, इन सभी का मतलब हुआ पूरे देश, रोम, चाइना, ग्रीक है ना, इजिप्ट, सारे देश की बात हो रहा है, जापान, ये सब की बात हो रहा है। इन सभी देशों के मध्य में इंडिया रिमेन इमूवेबल, भारत अभी भी अडिग है।
इमूवेबल का मतलब अडिग, रिमेन मतलब खड़ा है, बरकरार है, अभी भी भारत अडिग है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही भारत की सुंदरता है, यही उसका गौरव है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ आरोप है, दैट की हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, भारत के लोग, भारत के जो लोग हैं, हर मतलब भारत के लिए हर आया है, भारत के लोग बहुत ही असभ्य है। क्या है भाई? बहुत असभ्य है। सो का मतलब यहां बहुत बोलिए आप, इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, और स्टोलिड है यानी हठी है। इसमें 3 शब्द इस्तेमाल किया गया है जो कि निगेटिव सेंसेस है। यानी अन्य सभी देश भारत के बारे में कहता है कि भारत क्या है? असभ्य है, अज्ञानी है और हठी है, ये सारे बात कहते हैं। चलिए आगे, दैट इज दैट इट इज नॉट पॉसिबल, जो कि असंभव है, संभव नहीं है। आगे क्या? टू इंड्यूस देम, उन चीजों को इंड्यूस करना, स्वीकारना, टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी तरह की चेंज करना स्वीकार नहीं है उन्हें। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये जो मुझ पर आरोप लगाया गया है वास्तव में हमारा मेरिट के खिलाफ है। गांधी जी आगे कहते हैं, व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हम लोगों ने जांचा है, परखा है, एंड फाउंड, और मैंने पाया है, सत्य, ट्रू पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के हथौड़े पर मैं सच पाया हूं कि वी डियर नॉट चेंज, हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुतों ने भारत पर अपना अपना सलाह थोपा है। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और भारत जो है, हमारा मातृभूमि भारत, वो स्थिर है, अडिग है। दिस इज हर ब्यूटी, यही तो हमारी मातृभूमि की सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारा आशा का किरण है, यह कह सकते हैं, यही हमारा आशा का सुरक्षा है, सीट ऑफ एंकर, सिक्योरिटी है ये, यही यानी हम स्थिर है वही। अगला पैरा गांधी जी कहते हैं, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यहां समझने वाली बात, इस पॉइंट को समझिए। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह पैमाना है जो विच पॉइंट आउट, जो हमें बताता है, जो बताता है, दिखाता है, टू मैन, मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता पर चलने के लिए दर्शाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का अवलोकन, कर्तव्य का पालन और नैतिकता का अवलोकन आर कन्वर्टेबल टर्म्स, कहने का मतलब कर्तव्य करना और उसका नैतिकता का पालन करना, ये दोनों चीजें आपस में परिवर्तनीय शब्द है, दोनों बदलने वाली है। यानी ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और ड्यूटी परफॉर्मेंस, ये दोनों शब्द जो है कन्वर्टेबल टर्म है, गांधी जी बोलते हैं। आगे, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का अवलोकन, इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन, नैतिकता का अवलोकन का मतलब होता है हमारे इच्छाएं और हमारे मस्तिष्क पर काबू प्राप्त करना होता है। चलिए, ऐसा करना, सो डूइंग, वी नो, हम जानते हैं, आवर सिलेबस, ऐसे करने से हम अपने आप को जानते हैं, वी नो आवर सिलेबस, हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गांधी जी कहते हैं गुजराती जो समतुल्य है, सभ्यता के लिए जो समतुल्य है, उसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी गुजराती का फुल फॉर्म होता है गुड कंडक्ट। अगला पैरा नंबर 4 रहा है, देखिएगा, इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर उपरोक्त परिभाषा सही है, देन तब इंडिया एज सो मेनी राइटर, जैसे कि बहुतों लेखकों ने बताया है, दर्शाया है कि भारत को हैज नथिंग टू लर्न, भारत को सीखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम एनीबॉडी, किसी और से, एंड दिस इज एज इट शुड बी, यह ऐसा ही है जैसा इसे होना चाहिए, शुड बी, चाहिए। 5वां पैरा जो कह रहा है, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हमने देखा है, हमने परखा है कि जो मन होता है ना मनुष्य का, एक बेचैन पक्षी होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ज्यादा इस मन को आप दोगे उतना ही वो मन खोजेगा, एंड स्टिल, और फिर भी, रिमेन, फिर भी वो असंतुष्ट पड़ा रहेगा, फिर भी वो असंतुष्ट शेष रहेगा।
द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर वी अनमिडल दे बिकम। जितना हम अपनी इच्छाओं को लिप्त करने में लगे रहेंगे उतना ही वो हमारी इच्छाएं बेलगाम होती रहेंगे। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने इसीलिए देयरफॉर सेट लिमिट, हमारी लिप्तीकरण को, हमारी इच्छाओं को एक लिमिट कर दिया है। जैसे लिखा है ना, सादा जीवन उच्च विचार, और कहता है एक देहाती में कहावत है, निम्हे खाए के दाल बत पहने के सादा ऐसन चाल चली है कि निम्हे बाप दादा। तो इससे हमारे पूर्वज का जो बोली है, और रहीम की बोली भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो आगे देखिएगा, दे सा दैट हैप्पीनेस वाज अ लार्जली ए मेंटल कंडीशन। हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो खुशियां होती है ना, वो खुशियां होती है विस्तार से एक मानसिक स्थिति है। खुशियां मन से होता है, खुशियां तन से और धन से नहीं होता है। अगला पैरा 6 नंबर पैरा है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। कहता है कोई मनुष्य आवश्यक जरूरी नहीं है कि एक मनुष्य खुश है क्योंकि वह अमीर है, और दुखी है क्योंकि बिकॉज ही इज पुअर, दुखी है क्योंकि वह गरीब है। आगे, द रिच आर, अमीर लोग प्रायः आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीर लोग प्रायः दुखी दिखाई पड़ते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग हमेशा खुश दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों लोग गरीब हैं और गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी को देखते हुए आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने डिसाइडेड मतलब परहेज किया है, दूर रहने के लिए मना किया है। फ्रॉम लग्जरी, दौलत से, प्लीजर से, लग्जरीज एंड प्लीजर्स, विलासिता वस्तुओं से और ऐसो आराम खाने वाली चीजों से हमारे पूर्वजों ने डिसाइडेड रहने कहा है। आगे बोलता है, वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एट एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। हम लोग उसी प्रकार के हल को आज भी यूज कर रहे हैं जैसा कि हजारों साल पहले हमारे अस्तित्व में था। फिर बोला जा रहा है, वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कटेज। हम उसी प्रकार के झोपड़िया में अभी भी रहते हैं, निवास करते हैं जैसा कि पहले के जमाने में लोग रहते थे। एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी स्वदेशी शिक्षा, इंडिजिनियस मतलब होता है स्वदेशी शिक्षा, उसी तरह है जैसा पहले था। वी हैव नॉट सिस्टम ऑफ लाइफ रिकॉर्डिंग कंपटीशन, हमें कोई जीवन बर्बाद करने की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, सभी लोग जो होते थे वे अपना अपना पेशे व्यापार से जुड़े रहते थे। एंड चार्ज्ड, और चार्ज करते थे, लेते थे रेगुलर वेजेस, नियमित मजदूरी लेते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, इसका मतलब ये नहीं था कि हम आविष्कार नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे पूर्वज फोरफादर न्यू, जानते थे दैट की इफ वी सेट आवर हार्ट्स सच थिंग, ऐसे वस्तुओं के पीछे हम अगर दिल लगाएंगे, मशीनरी चीजों के पीछे, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम लोग अपना चरित्र को भी खो बैठेंगे। इसीलिए वे हमारे पूर्वज, इसीलिए आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन डिसाइडेड, अपनी स्वेच्छा से निर्णय लिया, मन से गहन चिंतन से उन्होंने निर्णय ले लिया। गहन चिंतन के बाद, यहाँ ड्यू डिलिब्रेशन का मतलब होता है गहन चिंतन, गहन मंथन के बाद निर्णय लिया दैट की वी शुड ओनली डू, हम लोग को वही करना मात्र चाहिए, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हमारा हाथ पैर कर सकता है वही करना हमें चाहिए। ऐसा हमारे पूर्वज ने निर्णय लिए। देशा, हमारे पूर्वज ने कहा है कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशी जो होती है, और जो हमारा वास्तविक खुशी होता है और हमारा जो सेहत होता है, वो निहित रहता है इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट,
और सही सही से हम सही तरीके से अपना हाथ और पैर का यूज करने से ही हमारा वास्तविक खुशी और वास्तविक सेहत बना रहता है। तो मेरे बच्चे, हमने 6 पैरा तक किया है। तो भाई याद रखिए, आपको कैसा लगा कमेंट्स में बोलेंगे, और इससे बेहतर अगला पार्ट पुनः लोड किया जाएगा। आप इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।